जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फॉरगेटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। जैसे कि अभी हम लोग DST के द्वारा जो NCERT के एक MCQ क्वेश्चन बुक निकाला है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। NCERT MCQ क्वेश्चन जो थॉट्स क्वेश्चन DST के द्वारा है उसमें से अभी हम लोग हिस्ट्री सब्जेक्ट का देख रहे हैं। हिस्ट्री सब्जेक्ट जैसे ही कंप्लीट होगी उसके बाद अदर सब्जेक्ट को भी लाएंगे। तो ठीक है, तो चलिए हम लोग हिस्ट्री सब्जेक्ट में भी क्लास 6 का हिस्ट्री का जो है ना MCQ क्वेश्चन को लगा रहे हैं। और उसमें अभी तक हम लोग 10 सेशन यानी कि यूनिट नंबर 10 तक देख चुके हैं। अभी आज हम लोग यूनिट 11 को देखेंगे, चैप्टर नंबर 11 को। तो चलिए हम लोग देखते हैं 11 नंबर में 11 चैप्टर में क्या कहा जाता है। कहा जाता है नए साम्राज्य और नए राज्य, नए साम्राज्य और राज्य के बारे में दिए गए हैं। इसमें जो भी MCQ क्वेश्चन बनाए गए सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए एक एक करके हम लोग कवर करते हैं। तो आज के सेशन का पहला सवाल कहा जाता है हरिसेन निम्नलिखित में से किसका दरबारी कवि था। हरिसेन जो थे वो किसके दरबारी कवि थे, कौन से शासक के दरबारी कवि थे। तो चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, श्रीगुप्त। देखिए हरिसेन जो थे ना ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। ये जो है हरिसेन किसके दरबारी कवि थे, समुद्रगुप्त के। समुद्रगुप्त के दरबारी के कवि कौन थे, हरिसेन थे। ठीक है, हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या जाता है कि इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किसके काल के बारे में सूचना प्रदान करता है। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त। देखिए इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख से जो है ना ये हमें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती है। तो समुद्रगुप्त के बारे में किसमें, कौन से अभिलेख में हमें जानकारियाँ प्राप्त होती है, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख में। ठीक है, ये अभिलेख के बारे में भी कई बार पूछे जाते हैं, तो इसके भी हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख का जो है ना किसके बारे में हमें जानकारियाँ प्राप्त होती है, समुद्रगुप्त के बारे में। तो यह भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 3 में हरिसेन द्वारा वर्णित विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही नहीं है हम लोग को चुनना है। जैसे कहा जाता है ऑप्शन ए में समुद्रगुप्त ने आर्यभट्ट के सभी नौ शासकों को हराकर उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। ओके, और उसने दक्षिणापथ के सभी 12 शासकों को हराकर उनके राज्य को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। ओके, उसके बाद समुद्रगुप्त के राज्य के पड़ोसी देश यानी कि आंतरिक घेरा समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे और उसकी आज्ञाओं का पालन करते थे। नेक्स्ट में कहा जाता है बाहरी राज्यों ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। देखिए इस तरह से इसमें से एक ऑप्शन गलत है। फिर से मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। हरिसेन द्वारा वर्णित विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, जो एक गलत है। तो इसमें देखिए एक गलत कौन सा है, इसमें जो है ना ऑप्शन नंबर बी गलत है। ऑप्शन नंबर बी गलत है। देखिए एक्सप्लेनेशन में दिया गया है, कहा जाता है कि 12 क्योंकि इस दक्षिणापथ के जो ना 12 राजाओं को हराने के बाद समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। फिर से उसे क्या करने, स्थानिक शासन करने की अनुमति दे दी, ना कि वो अपने साम्राज्य में मिला लिया था। और कहा जाता है समुद्रगुप्त के राज्य के पड़ोसी देशों में असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ आते थे। ये आंतरिक राज्यों के एक घेरे के रूप में समुद्रगुप्त के राज्य से लगे थे। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञा मानते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। फिर उसी प्रकार का था बाह्य इलाके संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन नंबर बी गलत था। वो जो ना 12 शासकों को हराकर वो क्या किया था, फिर से उसको शासन करने की अनुमति दे दी थी, ना कि अपने साम्राज्य में मिला लिया था। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी गलत है। ओके, उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जाता है, निम्नलिखित में से किसके या किनके द्वारा महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। महाराजाधिराज की उपाधि किसने धारण की थी, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। आपके ऑप्शन है केवल एक और दो, केवल 1 3 और केवल 2 4। देखिए इसमें जो है महाधिराज का उपाधि कौन कौन धारण किया था, चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त। 1 और 2, केवल 1 और 2 इन्होंने ही राजाधिराज की उपाधि धारण की थी। इसके बारे में मैंने डिटेल से भी चर्चा किया था, है ना। तो इसमें देखिए एक्सप्लेनेशन की बात करें तो समुद्रगुप्त और उसके पिता चंद्रगुप्त प्रथम ने ही महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त के दादा और परदादा का उल्लेख महाराजाधिराज के रूप में ही मिलता है। समुद्रगुप्त की माँ कुमार देवी थी जो लिच्छवी गण की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है शक विजेता निम्नलिखित में किसे कहा जाता है। शक विजेता जो है चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता था। शक विजेता किसे कहा जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता था। शक विजेता किसे कहा जाता था, चंद्रगुप्त द्वितीय को। इसमें देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता कहा जाता है।
उसने पश्चिमी भारत में सैन्य अभियान करके अंतिम शासक यानी कि रुद्र सिंह तृतीय को परास्त किया। इस विजय के उपलक्ष्य में मालवा क्षेत्र के व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के चलाए। ये सिक्के उसी शासकों पर विजय के सूचक हैं, इसलिए इसको शक विजेता के नाम से किसको जाने जाते हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय को। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जाता है कालिदास निम्नलिखित में से किसके दरबार में आए थे? दरबार में थे, यानी कि कालिदास जो निम्नलिखित में से किसके दरबार में थे? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। उसी प्रकार कहा जाता है वानभट्ट निम्नलिखित में से किसके दरबारी कवि थे? वानभट्ट निम्नलिखित में से किसके दरबारी कवि थे? ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। वानभट्ट जो है ना किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन। और कालिदास किसके थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। ये भी हमें ध्यान रखना है ना, तो कंफ्यूजन हो जाना, उल्टा पुल्टा मत कर देना, ठीक है। तो ये भी हमें क्या करना है? ध्यान रखना है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है निम्नलिखित में से कौन हर्ष के काल में भारत आया था? हर्ष के काल में जो है ना वेनसोंग आया था। वेनसोंग आया था किसके काल में? हर्ष के काल में। हर्ष के काल में कौन आया था? वेनसोंग आया था भारत, ठीक है। ये भी हमें क्या करना है? ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। उसके बाद नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिण की ओर बढ़ने की कोशिश को किसने रोका? यानी कि सम्राट जो हर्ष थे वो दक्षिण की ओर बढ़ना चाहते थे, लेकिन उसको किसी ने रोका। उसका नाम क्या था? उसके बारे में पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन है पुलकेशिन फर्स्ट, सेकेंड और विक्रमादित्य फर्स्ट, विक्रमादित्य सेकेंड। इसका देखिए इसमें जो है नर्मदा नदी पर जो है सम्राट जो आगे बढ़ रहा था, दक्षिणा तट पर बढ़ रहा था, उसको जो है पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। किसने रोका था? पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था, पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, मगध और बंगाल को जीतकर हर्ष को पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी अन्य जगहों पर नहीं मिली। अब उसने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर बढ़ने का प्रयास किया, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उसे रोक दिया, ठीक है। इस तरह से हमें क्या करना है? ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है कांचीपुरम निम्नलिखित में से किसकी राजधानी है? कांचीपुरम निम्नलिखित में से किसकी राजधानी है? सातवाहन, चालुक्य, पल्लव, चोल। इसका सही जवाब हो जाएगा पल्लव, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पल्लव हो जाएगा। कांचीपुरम की राजधानी किसने क्या थी? पल्लव थी। इसकी एक्सप्लेनेशन की चर्चा करें तो पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। पल्लवों का राज्य कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था। इस तरह से कांचीपुरम की राजधानी क्या था? पल्लव था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा जाता है? चालुक्यों की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? चालुक्यों की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? मदुरै, ऐहोल, महाबलीपुरम, वल्लभी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वल्लभी। सॉरी ऐहोल, सॉरी। चालुक्यों की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी होगी? ऐहोल, ऐहोल, ऐहोल। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल, ठीक है। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल। उसके बाद पल्लवों कांचीपुरम की राजधानी क्या थी? पल्लवों की राजधानी जो कांचीपुरम थी, ठीक है। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। उसी प्रकार चालुक्यों की पहली राजधानी ऐहोल, जो एक प्रमुख व्यापार केंद्र था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहाँ कई मंदिर थे। चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। यह क्षेत्र रायचूर दोआब कहलाता है। पुलकेशिन प्रथम के दौरान चालुक्यों की राजधानी बादामी स्थानांतरित की गई थी। बादामी को वातापी के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। ये भी हमें क्या करना है? ध्यान रखना है। उसके बाद कहा जाता है रवि कीर्ति निम्नलिखित में किसके दरबारी कवि थे? रवि कीर्ति जो है ना किसके दरबारी कवि थे? देखिए दरबारी कवि जो है ना बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। कालिदास हो गया, हर्ष हो गया, इसके बाद रवि कीर्ति हो गया। ये सब देखिए कई बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हमें क्या करना है? ध्यान रखना है। रवि कीर्ति निम्नलिखित में से किसके दरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय। देखिए रवि कीर्ति जो थे, ये रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। रवि कीर्ति जो थे ये पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कहा जाता है दक्षिण भारत में पूर्व मध्यकालीन प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए में कहा जाता है कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक होते थे, ओके। उसके बाद प्रशासन की प्राथमिक इकाई नगर होते थे, और कभी कभी एक व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। देखिए इस तरह से जो है ना ये इसका ऑप्शन कहा जाता है सही पठन केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? केवल 1 और 3। ये जो है ना कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक होते थे। उसके बाद कहा जाता है कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, ठीक है। प्रशासन की प्राथमिक इकाई नगर नहीं हुआ करती थी, ठीक है। इसका एक्सप्रेशन की चर्चा करें तो दक्षिण भारत में पूर्व मध्यकालीन प्रशासन में कुछ महत्वपूर्ण पद आनुवंशिक बन गए थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे हरिसेन अपने पिता की तरह महानंदनक बन गए। उसके साथ ही उसे कुमारात्या भी बनाया गया,
और प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे, ना कि नगर। ठीक है, ये भी हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। अब प्रशासन की प्राथमिक इकाई क्या थी, गांव थी। उसी प्रकार कहा जाता है कभी कभी एक ही व्यक्ति कई महत्वपूर्ण पद पर कार्य करता था, जैसे हरिसेन महाराज और कुमार रत्न होने के साथ साथ संधि विग्रहक भी थे। ठीक है, ये हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए मिलान चिन्ह कहा जा रहा है। कहा जाता है इसमें सही क्रम बताना है। देखिए नगर श्रेष्ठी किसको कहा जाता था, नगर श्रेष्ठी जो है ये मुख्य बैंकर को कहा जाता था। नगर श्रेष्ठी जो है ये मुख्य बैंकर को कहा जाता था। उसके बाद है सार्थवाक। सार्थवाक जो है ना ये आपको कहा जाता था, सार्थवाक जो है ना व्यापारियों का काफिला का नेता कहा जाता था। सार्थवाक जो है ना ये व्यापारियों का काफिला का नेता कहा जाता था। ये प्रथम कुलिक जो थे, ये आपका प्रथम कुलिक जो है मुख्य शिल्पकार थे, मुख्य शिल्पकार थे। उसके बाद कायस्थ जो थे ये लिपियों के प्रधान हुआ करते थे, लिपियों के प्रधान हुआ करते थे। 3 2 4 ओह यहाँ एक होगा ना, यहाँ एक पे लगाए एक, 3 1 4 2, 3 1 4 2 यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फिर से रिपीट कर ले हैं। नगर श्रेष्ठी जो थे ये मुख्य बैंकर हुआ करते थे। सार्थवाहक जो थे ये व्यापारियों का काफिला का नेता हुआ करते थे। और प्रथम कुलिक जो है ये मुख्य शिल्पकार को कहा जाता था। और कायस्थ जो थे ये शिल्पियों के प्रधान हुआ करते थे। इस तरह से ये सही जवाब ऑप्शन नंबर सी में इस तरह से दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेंगे। और कहा जाता है पूर्व मध्यकालीन सामंतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहा जाता है इनकी अपनी सेना होती थी तथा आवश्यकता पड़ने पर ये राजा का सहायता कर देते थे। ये सही है, ऑप्शन नंबर ए में सही है। उसके बाद आगे भी देखते हैं क्या है। कहा जाता है इन्हें कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। ये भी सही है। और जहां शासक दुर्लभ होते थे वे स्वतंत्र होने का प्रयास करते थे। ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 2 3 सारे के सारे क्या है, सही वाला पूछे जा रहे थे। ऑप्शन नंबर डी में इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जाता है कि दक्षिण भारत के राज्यों की विभिन्न स्थानीय सभाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुनिश्चित है। देखिए सही सुनिश्चित कहा जाता है दक्षिण भारत के बारे में। सभा जो ये सभा किसको कहते थे, ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन। हाँ सही है, सभा के बारे में हम लोग इसके डिटेल से भी चर्चा किए थे। सभा जो है ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन हुआ करता था। और जो है ये ग्राम सभा हुआ करता था। और जो है ग्राम सभा हुआ करता। नगरम शिल्पकारों का संगठन, नहीं 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 ये शिल्पकार नहीं हुआ करता था, ये व्यापारों का संगठन हुआ करता था। नगरम जो था ना ये व्यापारों का संगठन हुआ करता था। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 के सही है। इसमें सही उत्तर बताने की कहा जा रहा है। 1 और 2 ऑप्शन नंबर में है। हाँ ऑप्शन नंबर सी में तो दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसको जो हम लोग वो यहाँ पे जैसे सी नंबर क्यों गलत हुआ, 3 नंबर नगरम में जो ना ये शिल्पकारों का नहीं व्यापारों का संगठन हुआ करता था। ठीक है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। उसी प्रकार का था अभिज्ञान शाकुंतलम निम्नलिखित में से किसका प्रसिद्ध नाटक है। ये कालिदास का, आप सबों को पता होगा कालिदास का जो ना अभिज्ञान शाकुंतलम काफी ज्यादा प्रसिद्ध नाटक था। ठीक है, कालिदास के नाटकों की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहा जाता है कालिदास अपने नाटकों के में राज दरबार के जीवन चित्रण का लिए प्रसिद्ध हैं। और कालिदास के नाटकों की रोचक विशेषता यह है कि इन नाटकों में राजा और अधिकांश ब्राह्मणों का प्रकृति बोलते हुए जबकि अन्य लोग तथा महिला संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है। देखिए इसमें जो है ना केवल एक आंसर है इसका सही जवाब, केवल एक। ठीक है, केवल एक। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए हम लोग क्या बोला जा रहा है एक्सप्लेनेशन। कहा जाता है कालिदास अपने नाटकों में राजा दरबार के जीवन चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं जो है प्राकृतिक बोलते थे। फर्स्ट में क्या, सेकंड में क्या कहते थे, वो सभी के सभी क्या कहते संस्कृत बोलते थे। ऐसा नहीं है, वहाँ के महिला जो थे और कुछ लोग जो थे वो प्राकृतिक भी बोलते थे। इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 गलत है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है इस्लाम के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें। इस्लाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कहते पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक नए धर्म की शुरुआत की थी और अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गए। उसी प्रकार अरब नाविक और इस उपमहाद्वीप की तरह तटीय बस्तियों से पहले ही परिचित थे, अब अपने साथ इस नए धर्म को भी ले आए। देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये तीनों के तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे 11th चैप्टर कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट चैप्टर रहेगा हम लोग का नेक्स्ट सेशन में 12 नंबर चैप्टर, जो कि लास्ट सेशन रहेगी क्लास 6 की NCERT हिस्ट्री का।
ओके, उसके बाद हम लोग 7th को भी स्टार्ट करेंगे। उसी तरह हम लोग आगे भी बढ़ते चले जाएंगे, इसी तरह से सेशन अभी चलती रहेगी। तो क्या आप सभी को ये सीरीज आप काफ़ी ज़्यादा सहायतापूर्ण साबित हुई, इतना तो पूरा उम्मीद है। तो प्लीज़ थोड़े से हमें भी सपोर्ट कीजिए। और एक निवेदन है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट के माध्यम से जो भी डाउट हो डाउट पूछिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद,